everyone, welcome back to Healthy Day YouTube channel and welcome to Differences series। डिफरेंसेस सीरीज़ हमारी आज से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि हम लोग यानी कि मैं आप लोगों को दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताऊंगी जिनके बीच में डिफरेंसेस आप नहीं कर पाते हैं या फिर किसी चीज़ की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट वीडियो जो कि डिफरेंसेस के ऊपर है और हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि है ओट्स वर्सेस दलिया। तो ओट्स वर्सेस दलिया के बीच में अगर हम बात करें तो ओट्स और दलिया के बीच में क्या फ़र्क होता है, इनमें से क्या अच्छा है, मैं आपके बारे में इन सब चीज़ों के बारे में शेयर। तो अगर हम लोग दलिया से स्टार्ट करें तो दलिया एक ब्रोकन व्हीट होता है और उसी के साथ में 100 ग्राम ऑफ दलिया में ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि कैलोरीज मिलती है 357 कैलोरीज, हमें 7.1 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 1.6 ग्राम फैट मिलता है और उसी के साथ में 80 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स मिलते हैं, नो कोलेस्ट्रॉल, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल। और उसी के साइड में अगर हम ओट्स की बात करते हैं कि ओट्स में क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो ओट्स में ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं लाइक कैलोरीज मिलती है 374, प्रोटीन मिलता है 13.6 ग्राम, फैट्स मिलता है 7.6 ग्राम, कार्ब्स मिलते हैं 62.8 ग्राम्स और वहीं पे कोलेस्ट्रॉल 0। ओट्स बहुत टाइप के होते हैं, स्टील कट ओट्स होते हैं, रोल्ड ओट्स होते हैं और इंस्टेंट ओट्स होते हैं। और अब हम लोग बात करने वाले कि इन दोनों के बीच में जो न्यूट्रिशंस की वैल्यू है वो क्या होती है, यानी कि न्यूट्रिशंस नॉट ओनली कार्ब्स फैट, उसके अलावा कौन कौन से मिनरल्स और विटामिन भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो वहीं पे अगर मैं ओट्स की बात करूँ तो ओट्स के अंदर आपको मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, आयरन की बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको ये मिनरल्स मिलते हैं। उसी के साथ में हम ओट्स को बहुत सारे वेज में खा सकते हैं, लाइक हम इसके स्मूदीज़ बना सकते हैं, इसका पॉरेज बना सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग इसे जिम से पहले, यानी कि अगर कोई जिम जाना जाता है तो जिम से पहले एज अ प्री वर्कआउट भी इसका यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं डाइजेस्ट होने में और ये हाई इन फाइबर होते हैं। उसी के साथ में जो डायबिटिक के पेशेंट्स होते हैं वो इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 3 तरह के ओट्स होते हैं, मेरे पास अभी इंस्टेंट ओट्स हैं, आप रोल्ड ओट्स यूज़ कर सकते हैं, स्टील कट ओट्स यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब दलिया के पास में। तो दलिया में भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको आयरन, कैल्शियम और फैट्स मिलेंगे, लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है जो वीट से एनर्जी है या फिर कोई प्रॉब्लम है वीट से, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में, इसलिए ये कहा जाता है कि जिनका वीक डाइजेशन होता है उन्हें इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन एज अ ब्रेकफास्ट ये एक बहुत ही सुपर ऑप्शन है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत कम मात्रा में ग्लूटेन पाया जाता है। उसी के साथ में अगर मैं इनके GI के बारे में बात करूँ तो दलिया में हम लोगों को मिलती है GI ओनली 41 और ओट्स में हमें मिलती है 55। तो ग्लिसरिक इंडेक्स के हिसाब से तो दलिया इज़ बेस्ट। अब हम चलो इसकी एक समरी लेते हैं। समरी ये कहती है कि दलिया एंड ओट्स आर टोटली गुड फॉर योर ब्रेकफास्ट, बट अगर आप जिम जाते हैं, प्री वर्कआउट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ओट्स की तरफ जाना चाहिए। उसी के साथ में अगर हम इन दोनों की कॉस्ट की बात करें तो वहीं पे दलिया 45, 50 kg में मिलता है पर रुपीज़ में, और वहीं पे अगर हम ओट्स की बात करें तो ये 175 से स्टार्ट होता है और ये 40 से स्टार्ट होता है। तो अगर आपको रेट में कोई प्रॉब्लम है तो आप दलिया के साथ जा सकते हैं, वरना दोनों ही बहुत बेस्ट ऑप्शन है। मॉर्निंग में दलिया एंड प्री वर्कआउट में ओट्स इज़ अ सुपर डे विच इज़ वेरी न्यूट्रिशन। तो ये था डिफरेंस हमारा दलिया और ओट्स के बीच में। दलिया को आप मॉर्निंग एज अ ब्रेकफास्ट यूज़ कर सकते हो, ओट्स को भी आप एज अ ब्रेकफास्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप दलिया को कभी भी प्री वर्कआउट के उसमें यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप ओट्स को यूज़ कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारे सेकंड डिफरेंस के साइड, वो है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड डिफरेंस की तरफ और वो है टोफू वर्सेस पनीर। टोफू के बारे में मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन पनीर के बारे में सभी जानते होंगे। टोफू एक प्लांट बेस्ड ऐसा पनीर है जो प्लांट से निकलता है, एक ऐसा प्रोटीन है जो प्लांट से यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा वेजिटेरियंस के उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाए जाने वाला एक टोफू ही है। ये सोयाबीन मिल्क से बनता है और सोयाबीन मिल्क सोयाबीन से बनती है। उसी के साथ अगर हम पनीर की बात करें तो पनीर एक एनिमल बेस्ड फूड है जो कि काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क से बनाया जाता है। अगर हम लोग अब यहाँ पे कैटेगराइज करें कि टोफू और पनीर के बीच में इनका जो कैलोरी डिफरेंस और जो न्यूट्रिशन डिफरेंस है वो क्या है, तो वो ये है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोफू में बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज आपको मिलेंगी और पनीर में आपको काफ़ी ज़्यादा हाई कैलोरीज मिलेंगी। ये डिपेंड करता है कि आपके पास लो फैट पनीर है या फिर हाई फैट पनीर है, लो फैट मिल्क पनीर या हाई फैट मिल्क पनीर।
कार्ब्स 5 ग्राम एंड 2 ग्राम कार्ब्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है इसमें, और उसी के साथ में प्रोटीन में भी डिफरेंस है। कहीं पे आप लोगों को सिर्फ 8 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है और कहीं पे आप लोगों को 16 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। लेकिन क्या पनीर और टोफू में से क्या बेटर है, हम ये देखेंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि टोफू बनाया कैसे जाता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता कि टोफू क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि टोफू बनाया कैसे जाता है। तो टोफू बनाने के लिए आपको चाहिए सोयाबीन्स। मैंने यहाँ पे 2.5 कप ऑफ सोयाबीन्स लिए और उन्हें रात भर भिगो के मैंने रख दिया है, और अब मैं उनके छिलके उतार लूँगी। उसके बाद मैं इसे जार में डाल के इसको थोड़ा सा पीस लूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर वाटर ऐड करूँगी, इससे अच्छे से पिस जाए। और फिर पनीर की जैसे पनीर बनता है वो वाला प्रोसेस हमें करना है। सिंपली उसमें से दूध निकालना है और उस दूध को गैस पे चढ़ाना है। आपको 2 लेमन लेने और 1 कप वाटर लेना और उसे मिक्स कर देना है। जैसे ही उबाल आए सोया मिल्क में आपको उसमें वो डाल देना है। डालते ही आपको जैसे जैसे कडल होने लगे आपको इसे 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद जब बिल्कुल अच्छे से कडल हो जाए तो इसे बाहर निकाल दीजिए। और ये देखिए, ये हमारा हो गया पनीर टोफू तैयार। तो ये बनके रेडी हो गया है हमारा टोफू, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये बिल्कुल ही पनीर के जैसा लग रहा है। देखिए बिल्कुल ही पनीर जैसे। इसमें थोड़ा सा टेस्ट जो होता है वो सोयाबीन के जैसा आ जाता है, थोड़ा बीन का टेस्ट आता है। उसी के साथ में मैं टोफू के बारे में कुछ और बताना चाहूँगी, जैसे कि ये एक डेयरी फ्री होता है। जो जिन्हें डेयरी से प्रॉब्लम होती है वो इन्हें ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ में इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है पनीर के मुकाबले में। तो अब हम लोग पनीर और टोफू को डिफरेंस करेंगे कि ये क्या, किसमें क्या ज़्यादा पाया जाता है और किसमें क्या कम पाया जाता है। तो अगर मैं टेस्ट की बात करूँ यहाँ पे, तो पनीर का जो टेस्ट होता है थोड़ा सोर सा होता है, और वहीं पे जो टोफू का टेस्ट होता है वो बीन टेस्ट होता है, कि हमें उसमें बीन्स का टेस्ट आता है। उसी के साथ में अगर मैं पनीर के 5 बेनिफिट्स की अगर आपसे बात करती हूँ तो उसमें से पहला बेनिफिट ये बनता है कि पनीर रिड्यूस रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क से हमें बचाता है, ये हम कम करता है। उसी के साथ में ये हमारे बोन्स को और टीथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। उसी के साथ में हमारा वेट लॉस में भी हेल्प करता है ये, और ये गुड फॉर डायबिटिक्स भी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉस्ट की, पनीर और टोफू के बीच में जो कॉस्ट का डिफरेंस है वो क्या है, तो आपको मैं एक रीज़न से बताती हूँ। जब अगर मैं 100 रुपीज़ का अगर मैं पनीर परचेज़ करती हूँ तो वो पनीर मेरा 1 या 2 या 3 दिन चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता है। लेकिन अगर मैं 100 ग्राम्स यानी कि 100 ग्राम्स की सोयाबीन लेती हूँ, उनका सोयाबीन का मिल्क निकालती हूँ, उनका टोफू बनाती हूँ, वो मोर देन अ वीक चलता है। तो इससे आप लोग पहचान गए होंगे कि मिल्क ज़्यादा सस्ता है या फिर टोफू ज़्यादा सस्ता है। टोफू ईजिली आप लोगों को अवेलेबल हो सकता है। आप किसी भी किराने की दुकान पर जाइए और वहाँ पे आप सोयाबीन मांग लीजिए और वो आपको सोयाबीन दे देंगे, और उसी से आपको सोयाबीन मिल्क बनाना है और उसका टोफू बनाना है। इसे डेली डाइट में शामिल करने के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और अगर पनीर और टोफू की बात करें कि इन दोनों में से कौन विनर है, तो ये बताना मुश्किल है, क्योंकि कॉस्ट के हिसाब से तो टोफू है, लेकिन जो न्यूट्रिशंस है, ज़्यादा न्यूट्रिशंस किसके पास है, तो वो पनीर है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है कि पनीर इज़ बेस्ट। आप हफ्ते में 1 बार पनीर ज़रूर लें और टोफू हो सके तो रोज़ लें। तो ख़त्म होता है यहीं पे हमारा सेकंड डिफरेंस। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड डिफरेंस की तरफ। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे थर्ड डिफरेंस की, और वो है हमारा कोकोनट ऑयल, जो कि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और उसी के साथ में हमारे पास है घी, जो ताज़ा घी होता है हमारे पास है वो घी, दानेदार घी या फिर किसी टाइप का घी आप बोल सकते हो। मेरे पास फ्रेश बफेलो मिल्क है। तो हमारे यहाँ पे एक फ्रेज होता है कि घी इज़ बेस्ट और दिस कोकोनट ऑयल इज़ बेस्ट। तो चलिए देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच, इन दोनों के फेवर में क्या क्या चीज़ें और क्या क्या इन दोनों के अगेंस्ट में, और कौन है इसका विनर। अगर हम लोग अब यहाँ पे घी की बात करते हैं तो घी के अंदर हेल्दी गट हमारा ये प्रमोट करता है। उसी के साथ में हमारा फैट भी बर्न होने में हेल्प होता है। उसी के साथ में इसका एक बटरी फ्लेवर होता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी बटरी फ्लेवर होता है। ये गर्म किया हुआ है, अगर आप इसको ठंडे में देखेंगे तो भी इसका बहुत ज़्यादा बटरी फ्लेवर होता है। इसके अंदर हमें विटामिन ए, ई, के, B12, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उसी के साथ में इसका जो स्मोक पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है, और इसके अंदर 50% सैचुरेटेड फैट ही पाया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कोकोनट ऑयल में क्या होता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ
डाइस्नो का कोकोनट ऑयल, जो कि कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल है, मैं उसे यूज़ करती हूँ। इट्स वेरी चीप, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है, इट्स ओनली 149 रुपीज़ का है ये। और इसके अंदर हमें कोकोनट ऑयल के अंदर कोई भी तरह का विटामिन ए, ई और के नहीं होता है, ना ही किसी टाइप का बुट्रिक एसिड कंटेन करता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल माना जाता है, जो कि घी करता है और ये नहीं करता है। उसी के साथ में इसका एक क्वाइट टेस्ट है, यानी कि इसका टेस्ट कोकोनट जैसा ही मिलेगा आपको और किसी चीज़ में नहीं। अगर आप पास्ता बनाओगे तो आपको पास्ता में भी कोकोनट की टेस्ट आएगा, उसकी स्मेल आएगी। वहीं पे इसका जो स्मोक पॉइंट है अकॉर्डिंग टू घी वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके अंदर 90% सैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं और इसका जो न्यूट्रिएंट डेंसिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है घी के मुकाबले। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि कोकोनट ऑयल और हनी में से कौन सा बेटर है, क्योंकि घी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप उसे कितना लेते हैं और कितना नहीं लेते हैं। अगर आप उसे हेल्दी फैट्स के थ्रू किसी चीज़ में ले लेते हैं तो ट्राई कीजिए कि पूरे दिन में आप किसी और सोर्स को ना लें जो जिसमें हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं। उसी के साथ में अगर हम कोकोनट ऑयल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लैक इन न्यूट्रिएंट होता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट नहीं पाए जाते हैं इतने सारे, लेकिन हमें हर तरीके का ऑयल यूज़ करना चाहिए। क्यों? टू गेट ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। कुछ न्यूट्रिशंस ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल में हैं और घी में नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स घी में है, इसलिए मैं घी के साइड जाऊंगी। अब मेरा पर्सपेक्टिव यहाँ पे ये कहता है कि घी वर्सेस कोकोनट ऑयल में मैं हमेशा घी को ही यूज़ करती हूँ, मैं घी को ही प्रेफरेंस देती हूँ हमेशा। तो मैं हमेशा घी की साइड जाती हूँ। कुछ बनाना होता है तो मैं घी का यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर मुझे कभी चॉकलेट्स बनानी है फिर कुछ स्पेशल नारियल लड्डू बनाने हैं स्पेशली, तो उसके लिए मैं हमेशा कोकोनट ऑयल का ही यूज़ करती हूँ। आप अपना पर्सपेक्टिव कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको घी या फिर कोकोनट ऑयल में से आप किसको यूज़ करना प्रेफर ज़्यादा करते हैं, या फिर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करते हैं आप लोग, या आप लोग उनमें से जो रिफाइंड यूज़ करते हैं। उसी के साथ में मेरे जो 2 डिफरेंसेस और थे उनके बारे में भी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और भूलना मत। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।